ओके। तो लास्ट क्लास में, लास्ट जो केमिस्ट्री की क्लास थी उसमें हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा, और क्वांटम नंबर किस तरह से शैल, सब शैल, और फिर पहले तो हो गया शैल, फिर आया सब शैल, फिर सब शैल के अंदर आता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर आते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज सेंस और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, एजीमिथल को एल से, और मैग्नेटिक को एम एल से, और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है उसको एन एस से या एम एस से शो कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब जो अपन ये जो एस पी डी एफ, ये जो सबशैल होती है, इनके बारे में जो पढ़ रहे थे, तो इनका अपन देखते हैं नेक्स्ट शेप देखते हैं। तो इनका शेप कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो शेप ऑफ सबशेल्स, शेप ऑफ सबशेल, ठीक है। इस पे आते हैं। उपकोशों की आकृति, उपकोशों की आकृति, ठीक है। ये कैसी आकृति में होते हैं, कैसी शेप होती है इनकी, तो इस पे अपन बात करते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे जाने से पहले एक टर्म अपन को डिफाइन करनी होती है, जिसे अपन हर शेप के अंदर लेंगे। एक टर्म होती है नोड। देखो ये नोड क्या होता है, इसको समझिए। नोड हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, नोड। तो नोड क्या होता है, और ये हमें अलग अलग जो हमारी सबशैल होगी उनकी जो शेप्स होगी, उन शेप में इन हम नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो नोड होते क्या हैं। तो नोड क्या होते हैं, नोड ऐसा कोई रीजन या ऐसा कोई क्षेत्र होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ठीक है। तो द रीजन या फिर कोई पॉइंट है ना, इस तरह से नोड होते हैं। द रीजन और एनी पॉइंट वेयर where probability of where probability where probability of finding electron is zero, where probability of finding electron is जीरो, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो पाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा क्षेत्र या बिंदु जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, तो वो रीजन या फिर वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ठीक है। तो ये नोड के बारे में इतना अपन को ध्यान में रखना है। पहली बात तो कि नोड क्या है, ऐसा रीजन या पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है। ओके। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, प्रायिकता शून्य है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब देखो, नोड में भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नोड्स, नोड्स के प्रकार लेते हैं, टाइप्स ऑफ नोड्स। देखो, नोड्स दो तरह के होते हैं। एक तो नोड होता है एंगुलर नोड, और एक होता है रेडियल नोड। तो एक तो होता है रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड, दो तरह के नोड्स पाए जाते हैं। एक तो होता है रेडियल नोड, इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिज्यीय नोड। और एक होता है एंगुलर नोड। ठीक है। इसको बोलते हैं कोणीय नोड। देखो, रेडियल नोड क्या होगा, रेडियल नोड जो होता है वो तो होता है, अगर मान लो हम किसी न्यूक्लियस से बाहर दूर की तरफ जाते हैं रेडियल डायरेक्शन में, अगर हम रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियस से दूर जाते हैं रेडियल डायरेक्शन में,
तो अगर हमें ऐसा कोई रीज़न मिलता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो अगर ऐसा कोई नोड मिलता है, रेडियल डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं और नोड मिलता है, तो उसको रेडियल नोड बोलते हैं। तो ये हो गया रेडियल नोड, होगा नोड इन रेडियल डायरेक्शन, नोड इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। त्रिज्य दिशा में जो नोड होगा उसको रेडियल नोड बोलेंगे, त्रिज्य नोड बोलेंगे। त्रिज्य दिशा में नोड, त्रिज्य दिशा में नोड जो होगा वो क्या होगा, हमारा रेडियल नोड होगा। अब एंगुलर नोड देखो क्या हो जाएगा, इसी तरह से एंगुलर नोड की देखो डेफिनेशन क्या हो गई है, अगर हम किसी एंगल के अराउंड फिक्स हो जाए, है ना, अगर एंगल के अराउंड फिक्स हो जाए तो उसमें जो नोड मिलता है उसे एंगुलर नोड बोलते हैं। तो इफ़ वी फिक्स डायरेक्शन along an angle, then node obtained is called angular node, then node obtained is called, है ना। तो इस केस में जो हमें नोड मिलेगा, then node obtained is called angular node, ठीक है। तो अगर हम अपने डायरेक्शन को, यहाँ पे तो देखो डायरेक्शन को फिक्स नहीं किया, यहाँ पे तो डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन में भेजा है, लेकिन अगर हम किसी एंगल में फिक्स कर लेते हैं अपनी डायरेक्शन को, तो उससे जो नोड मिलेगा उसे हम एंगुलर नोड बोलेंगे। यदि हम किसी कोण की दिशा में निश्चित हो जाते हैं, हम किसी कोण की दिशा में निश्चित हो जाते हैं तो प्राप्त नोड कोणीय नोड कहलाता है। तो ये डेफिनेशन होती है एंगुलर नोड की, कि अगर हम एंगल के साथ फिक्स हो जाए तो उसमें जो नोड ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, एंगुलर नोड होगा। अब देखो एंगुलर नोड के फर्दर 2 टाइप होते हैं। एंगुलर नोड, क्योंकि एंगल को अगर अपन फिक्स करें तो एंगल को अपन 2 तरह से फिक्स कर सकते हैं। वी कैन फिक्स एंगल इन 2 वे, एक तरह से फिक्स करेंगे तो हमें प्लेनर नोड मिलेगा, और एक दूसरी तरह से फिक्स करेंगे तो हमें एक नोडल कोन मिलेगा। जो एंगुलर नोड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं फर्दर, एक तो होता है नोडल प्लेन, ठीक है, और एक होता है नोडल कोन, एक तो होता है नोडल तल, इसको हिंदी में बोलेंगे नोडल तल, और इसको बोलेंगे नोडल शंकु। अब देखो ये एंगल के साथ अगर अपन फिक्स कर ले डायरेक्शन, तो उससे एंगुलर नोड कैसे मिल रहा है इसको समझना, और इससे प्लेन और कोन कैसे मिल रहा है इस बात को भी आप ध्यान से समझना। जैसे देखो ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे टिल्ट किया, मान लो वर्टिकल से मैंने कोई 30 डिग्री पे टिल्ट किया। अब इस पेन को अगर मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट करूँ इस फिक्स 30 डिग्री के एंगल में, तो ये फिक्स 30 डिग्री के एंगल में ये जो बन रहा है ये एक प्लेन बन रहा है। आप एक जैसे एंगल फिक्स कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस एंगल को फिक्स कर लें, जैसे नोडल प्लेन के लिए आप ऐसे समझ सकते हो इसको। जैसे मान लो ये मैंने एक्सिस लिया, कोई एक्स एक्सिस है और ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैं मान लो किसी एंगल पर कोई एंगल ले लेता हूँ, मान लो 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री पर ये फिक्स कर लेता हूँ कि ये 30 डिग्री की डायरेक्शन में ही मुझे रहना है। मान लो ये 30 डिग्री है। अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करेगी, प्लेन बनाएगी ना। आप इसको, इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दो, जेड डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी, है ना। तो ये एक लाइन जो है 3 डायमेंशन में अगर जाए तो क्या हो जाएगी, एक लाइन जो है वो प्लेन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम एंगल फिक्स करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, फिक्स एंगल पे क्या मिल गया, अगर फिक्स एंगल पे हम एक 3D ज्योमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा।
तो इसीलिए एंगुलर नोड जो है, यानी कि जो एंगल को फिक्स करने से जो नोड मिलता है, वो पहला तो मिलता है नोडल प्लेन और दूसरा मिलता है नोडल कोन। नोडल कोन को समझना, जैसे मान लो मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक इस तरह से मान लो मैं इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में देखो मैंने ये एंगल फिक्स कर दिया। अब मैं इसी लाइन को ऐसे रोटेट कराता हूँ, ऐसे रोटेट कराता हूँ, देखो ऐसे रोटेट कराता हूँ। मान लो ये एंगल कोई 30 डिग्री फिक्स है और ये पीछे गया फिर आगे आया, फिर पीछे गया फिर आगे आया, फिर पीछे गया फिर आगे आ गया। तो ये जो रोटेशन होगा इस लाइन का एक फिक्स एंगल पे, मान लो यहाँ पे एक फिक्स एंगल पे रोटेशन क्रिएट करें, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक नोडल कोन बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये एंगल फिक्स कर दिया जाए तो एक नोडल कोन आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा। अगर मान लो ये 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री मान लो कोई थीटा अगर फिक्स कर दूँ मैं एक्स एक्सिस के साथ और इस लाइन को ऐसे रोटेट कराऊँ, तो हमें क्या मिलेगा, एक नोडल कोन मिलने वाला है। आई बात समझ में। तो रेडियल नोड, रेडियल डायरेक्शन में जब आगे जाते हो तो उस डायरेक्शन में अगर कोई नोड मिलता है तो रेडियल नोड होता है। एंगुलर नोड क्या होता है, अगर किसी एंगल के अराउंड हम डायरेक्शन को फिक्स कर दें तो उस केस में जो नोड मिलता है वो एंगुलर नोड होता है। एंगुलर नोड दो तरह के होते हैं, नोडल प्लेन और नोडल कोन। नोडल प्लेन तो हो गया कि एक ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, वो नोडल प्लेन होता है। यानी कि नोडल कोन होता है एक ऐसा कोन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, तो वो क्या होता है, नोडल कोन होता है। अब नोडल प्लेन और नोडल कोन आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्शन को फिक्स करने से हमें इस तरह की दो ज्योमेट्रीज मिलती है, तो ऐसे दो नोडल प्लेन और नोडल कोन हो सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जैसे अगर हमें मान लो नोडल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं किसी ऑर्बिटल में, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, एक दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो नोड अगर निकालना है नंबर ऑफ नोड के लिए, नंबर ऑफ नोड, तो अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना है किसी शेल में, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी शेल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी nth सेल, मान लो nth कोई शेल है जैसे k l m n होती है ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं किसी nth सेल में वो होते हैं n-1। इससे तो आता है देखो टोटल नोड की संख्या, जब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, इससे टोटल नोड आ जाते हैं, रेडियल भी आ जाता है प्लस एंगुलर भी आ जाता है। तो इसमें रेडियल प्लस दोनों होते हैं, रेडियल प्लस एंगुलर नोड, एंगुलर, है ना। इसमें रेडियल नोड भी आते हैं, एंगुलर नोड भी आते हैं। तो अगर कोई nth शेल है ना, nth कोश में नोड की संख्या, कुल नोड की संख्या, nth कोश में कुल नोड की संख्या, नोड की संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। आई बात समझ में। nth सेल में टोटल नोड्स की संख्या। देखो सेकंड जो है, अगर हमें केवल एंगुलर नोड पता लगाना है, टोटल एंगुलर नोड, टोटल एंगुलर नोड, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स पता लगाना है कि कोई अगर मान लो शेल है, सब शेल है, तो उसमें टोटल, अगर मैं एंगुलर नोड की बात करूं, एंगुलर नोड्स, कुल कोणीय नोड, कुल कोणीय नोड, तो कुल कोणीय नोड की जो संख्या होती है वो केवल L के बराबर होती है। L क्या है यहाँ पे, एजीमिथल क्वांटम नंबर, जो दूसरा क्वांटम नंबर था ना उसके बराबर होती है। यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो उसमें से एक रिड्यूस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसी भी शेल के अंदर, ठीक है। इससे तो आएगा आपके पास क्या, टोटल नंबर ऑफ नोड्स जिसमें रेडियल और एंगुलर दोनों आ जाएंगे, और टोटल एंगुलर नोड्स जो है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, L के बराबर होते हैं। L क्या है यहाँ पे, L है यहाँ पे एजीमिथल क्वांटम नंबर। अब देखो एक चीज़ और, तो यहाँ पे रेडियल नोड तो L से आते हैं, टोटल नोड n-1 से आते हैं।
सॉरी टोटल नोड तो n-1 से, एंगुलर नोड l से, तो टोटल अगर रेडियल नोड की बात करें, टोटल रेडियल नोड्स, तो कुल त्रिज्यीय नोड्स की अगर संख्या बतानी है तो n-1 जो ये टोटल नोड्स की संख्या है उसमें से अगर एंगुलर नोड्स घटा दिया जाए तो क्या बच जाएंगे पीछे, रेडियल नोड्स बच जाएंगे ना। तो n-l-1 इस फॉर्मूले से अपन देते हैं टोटल रेडियल नोड, कुल त्रिज्यीय नोडों की संख्या, कुल त्रिज्यीय नोड जो है वो किससे आते हैं, n-l-1 से आते हैं। ठीक है, तो टोटल नोड जो है किसी nth सेल में n-1 होते हैं, उसमें रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो टोटल एंगुलर नोड्स हैं वो l से दिया जाता है, l यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया। और टोटल अगर रेडियल नोड की बात करें तो जो टोटल नोड्स हैं उसमें से एंगुलर नोड्स घटा देंगे तो हमारे पास टोटल रेडियल नोड्स आ जाएंगे n-l-1 आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शेप्स ऑफ सबशेल पे आते हैं। ये पहले तो शेप ऑफ सबशेल जो SPDF की शेप पढ़ने वाले हैं अपन, उसके लिए अपन को एक नोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नोड में इतना आपको पता होना चाहिए, इतना सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट जो है शेप्स में जाता हूँ। तो सबसे पहले लिया एस सबशेल, या फिर एस सबशेल ऑब्लिक ऑर्बिट, एस ऑर्बिटल की भी अपन शेप देख सकते हैं, क्योंकि सबशेल के अंदर क्या है, फाइनली ऑर्बिटल ही तो है। तो एस सबशेल की शेप के ऊपर बात करते हैं। इसका जो शेप है, जैसे एस के लिए एल की अगर बात करें तो एल कितना होता है, 0 होता है। एस के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एल अगर 0 है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, एस में 0, यानी कि एस की शेप ऐसी होगी, इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होगा, 0 एंगुलर नोड्स। ठीक है, तो इसमें ना तो नोडल प्लेन बनेगा ना ही नोडल कोन बनेगा, शून्य कोणीय नोड, तो कोई एंगुलर नोड नहीं होगा एस सबशेल के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूँ, मान लो एस में भी 1s, मैं 1s की बात करूँ तो 1s की अगर बात करें तो 1s के अंदर n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, n बराबर क्या हो गया, 1 हो गया 1s के अंदर। ठीक है, तो 1s में n बराबर 1 हो गया। अगर मैं टोटल नोड देखूँ इसमें, तो टोटल नोड जो है वो कितने आ गए, n-1 ही होते हैं। तो n-1 जो होता है तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1s के अंदर ना तो कोई रेडियल नोड होता है ना ही कोई एंगुलर नोड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नोड ही अगर 0 है तो नो रेडियल नोड एज वेल, तो कोई त्रिज्यीय नोड भी नहीं, कोई त्रिज्यीय नोड भी नहीं। तो 1s जो है उसमें कोई रेडियल नोड भी नहीं होता है ना, कोई त्रिज्यीय नोड भी नहीं होता है। अब देखो 1s की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ये कुछ इस तरह से होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ये होता है 1s। ठीक है, ये शेप हो गया 1s, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस हो जाता है ऐसे, और इसके सराउंडिंग में इस तरह से 1s का शेप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप रेडियल डायरेक्शन में जाओ या फिर कोई फिक्स एंगल फिक्स करके देख लो, आपको कहीं पे भी कोई रेडियल नोड और एंगुलर नोड नहीं मिलेगा। तो ये शेप किसकी हो गई, 1s की हो गई। अब 1s से हम जाते हैं 2s में। तो देखो 2s की शेप समझना, 2s, तो अब नेक्स्ट लेते हैं 2s की शेप कैसी होगी। 1s की शेप तो आ गई, 2s की शेप देखिए, समझिए क्या होती है 2s। तो 2s की शेप में क्या होता है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे एक ग्राफ होता है 1s का प्रोबेबिलिटी और रेडियस के बीच में, एक ग्राफ भी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर ये जो x एक्सिस है ये तो है रेडियल डायरेक्शन, है ना, रेडियल डायरेक्शन यानी न्यूक्लियस से जब दूर जाते हैं वो, और यहाँ पे होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा,
तो न्यूक्लियस से यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और यहाँ पे कहीं पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और फिर प्रोबेबिलिटी वापस डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ मिलता है 1s का, ठीक है। ये ग्राफ जो है ये ग्राफ 1s का हो जाता है, ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा, ठीक है। तो दिस ग्राफ बिलोंग्स टू 1s। थोड़ा इसको और करेक्टली बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये बेल शेप में कर होता है तो ऐसे ही रहता है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 1s का शेप हो जाएगा। या तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के पास में तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, ये तो r बराबर 0 हो गया। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, फिर वापस प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी जैसे जैसे दूर जाएंगे। फिर 2s आता है। तो 2s की देखो क्या होगा, 2s के लिए l बराबर 0 है, तो इस केस में भी कोई एंगुलर नोड नहीं। देखो एंगुलर नोड को मैं एन ए से डिनोट कर देता हूँ, रेडियल नोड को मैं एन आर से डिनोट कर देता हूँ, टोटल नोड को मैं एन टी से डिनोट कर देता हूँ, ताकि आगे क्योंकि हमें कई सारे सबसेल वगैरह पढ़नी है तो मैं सीधा एन टी यानी कि टोटल नोड, एन आर यानी कि रेडियल नोड, एंगुलर नोड यहाँ पे एन ए। तो इस केस में एल 0 है तो एल 0 हो गया, एल से हमें क्या मिलता है, एंगुलर नोड। तो 2s के अंदर में भी एंगुलर नोड नहीं पाए जाएंगे, एन ए 0 रहेगा। अगर मैं टोटल नोड्स की बात करूं, एन टी टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, n-1 होते हैं। तो n यहाँ पे कितना हो गया, 2s हो गया ना, 2s यानी कि 2 हो गया n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2-1 यानी कि एक नोड पाया जाएगा। और एक नोड भी कैसा होगा, क्योंकि एंगुलर नोड तो 0 है तो ये नोड कौन सा होगा, रेडियल टाइप का ही होगा। तो रेडियल नोड 1 पाया जा रहा है। तो जो 2s का शेप होगा, 2s का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर हम रेडियल डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़े तो उसमें एक हमें रेडियल नोड मिलना चाहिए। तो देखो जैसे अब इसका शेप बनाते हैं, जैसे ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक तो देखो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ेंगे तो स्फेरिकली रेडियल डायरेक्शन में हमें हर डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे हुआ। अब 2s का देखो साइज़ भी तो बड़ा हो जाएगा, जैसे 1s का जो साइज़ है उससे बड़ा हो जाएगा 2s का साइज़। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक शेल इंक्रीज़ हो गई है। जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होगी 1s फिर 2s, तो शेल का इंक्रीज़ होने से क्या होता है, साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। तो 2s का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब आप रेडियल डायरेक्शन में इस तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, एक रेडियल नोड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस तरह से एक रेडियल नोड मिल जाएगा, ये एक रेडियल नोड होगा। यानी कि यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 2s ऑर्बिटल में 0 होगी। तो ये क्या है, आपका एक रेडियल नोड हो गया, रेडियल नोड है ना। ये देखो रेडियल नोड कैसे मिल रहा है, त्रिज्यीय नोड कैसे मिल रहा है, ये जब आप रेडियस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में जब आगे बढ़ रहे हो तभी तो मिल रहा है आपको, है ना। ये रेडियल नोड मिल जाएगा। तो ये किसका शेप हो गया, 2s का शेप हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये 2s का शेप है। 2s के बाद में आप 3s का शेप भी देख सकते हो, 3s 3s हो गया, 4s हो गया, है ना, किसी का भी देख सकते हो। तो मैं 3s का आपको एक और ले लेता हूँ, बाद में आप सारे खुद देख सकते हो, सारी चीज़ आप खुद निकाल सकते हो। इसके लिए 3s के लिए n बराबर 3 हो गया। तो n बराबर 3 हो गया तो l की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब जो एंगुलर नोड्स हैं वो तो रहेंगे 0। तो s जितने भी है, s चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s 5s, कितने भी s हो जाए, सभी s में एंगुलर नोड्स 0 रहेंगे। और इसमें अगर मैं टोटल नोड्स की बात करूँ, एन टी यानी कि ये टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, 3-1 यानी कि 2 हो जाएंगे, जो कि रेडियल नोड के ही बराबर होंगे। क्योंकि एंगुलर नोड 0 है, यानी कि जो टोटल नोड बचे हैं वो कौन से हैं, रेडियल नोड ही तो है। यानी कि जो 3s की शेप होगी उसमें 2 रेडियल नोड पाए जाएंगे। तो 3s की शेप को देखो मैं एक और बना देता हूँ, जैसे ये तो ले लिया न्यूक्लियस। अब 3s की शेप में इसका 3s का शेप और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। ये 2s से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड शेल में आ चुके हैं। और 3s के अंदर 2 रेडियल नोड होने चाहिए, यानी कि जब रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे
तो एक नोड तो यहाँ पे हो गया और एक नोड यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको दो नोड मिल जाएंगे, यानी कि दो ऐसे रीजन मिलेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अच्छा देखो ये नोड जो है ना, मैंने फिक्स बाउंड्री बनाई है, ये फिक्स बाउंड्री नाव के कुछ ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे इस तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म नेचर में इस तरह से रहते हैं, क्लाउड की स्ट्रक्चर में रहते हैं ये नोड्स। तो ये भी ध्यान में रखना, ये जो नोड्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं इनकी शेप इतनी फिक्स बाउंड्री नहीं होती, इनकी शेप में फिक्स बाउंड्री ना होके ऐसे क्लाउड शेप होते हैं, ये नोड्स क्लाउड के शेप में होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं ऐसे, इस तरह से रहता है। ओके, अच्छा इसमें जैसे साई स्क्वायर और आर के बीच में 1s का ग्राफ था, वैसे ही साई स्क्वायर और आर में 2s का ग्राफ भी अपन बनाते हैं। जैसे 2s का ग्राफ बनाना है तो 2s के ग्राफ के लिए क्या होगा, एक हमें नोड मिल जाएगा रेडियल डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे मैं ये तो लेता हूँ साई स्क्वायर, इस डायरेक्शन में ले लिया साई स्क्वायर और इस डायरेक्शन में ले लिया रेडियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस। तो जब न्यूक्लियस पे था तो 0, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर यहाँ पे घटी, फिर वापस बढ़ेगी। तो देखो 2s की जो शेप आती है वो कुछ ऐसी आती है, 2s का जो डायग्राम है, ग्राफिकल डायग्राम, वो ऐसा आता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो है आपका कौन सा हो गया, रेडियल नोड हो गया, यहाँ पे ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये रेडियल नोड हो गया। पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर नोड आया, घटी, फिर बढ़ी, फिर वापस घटनी शुरू हो जाएगी। और 3s की अगर मैं शेप 3s का अगर प्रोबेबिलिटी का डायग्राम बनाए हम रेडियस के साथ, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसको ध्यान से समझना। इसमें देखो आपको 2 ड्रॉप मिल जाएंगे 3s की शेप में। तो यहाँ पे अगर मैं साई स्क्वायर लेता हूँ और यहाँ पे r लेता हूँ, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर घटी, नोड आ गया, एक नोड आ गया, फिर बढ़ी, फिर दूसरा नोड आ गया, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो ये 3s की शेप हो जाती है ऐसे, है ना। देखो ये बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर ऐसे। तो ये साई स्क्वायर और आर के बीच में यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उनके बीच में एक ग्राफ आ जाएगा साई स्क्वायर और आर के बीच में। तो ये शेप होती है 3s की। हाँ बोलो। पहली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे बड़ी होगी क्या सर? क्या चीज़ है? पहली की प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी होगी क्या? किसकी प्रॉपर्टी? ये प्रोबेबिलिटी पे बनाई ना आपने, ये हाँ लिखा, ये सबसे बड़ी होती है क्या पहली? हाँ, पहले जो रीजन मतलब न्यूक्लियस के पास वाला जो रीजन होगा उसके लिए बड़ी, फिर थोड़ी कम होने लगती है, फिर और कम होने लगती है, ऐसे है। ये पहले वाला जो जंप है थोड़ा बड़ा होता है, फिर दूसरे वाला जंप थोड़ा कम होता है, फिर तीसरे वाला और कम हो जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके। हाँ अब देखो ये हो गया एस। एस के बाद अपन आते हैं पी सबशेल में, पी ऑर्बिटल्स में। तो पी ऑर्बिटल्स ऑब्लिक सबशेल उनकी शेप बनाते हैं पी, पी सबशेल। और पी के अंदर जैसा कि हम जानते हैं ऑर्बिटल्स 3 होती है, कौन कौन सी होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये 3 क्या होते हैं, इनके अंदर ऑर्बिटल्स होती है। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो हम तीनों की शेप लेंगे, ये तीनों क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं। हम इन तीनों का शेप लेंगे, पी एक्स का शेप कैसा होता है, पी वाई का शेप कैसा होता है, पी जेड का कैसा होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं P की बात करूं तो P में जो 1P है, 1P ये तो देखो पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। P में 1 तो पॉसिबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो n बराबर 1 के लिए केवल क्या होता है, n बराबर अगर 1 ले तो उसमें L बराबर क्या हो सकता है, खाली 0 हो सकता है, और खाली 0 के लिए क्या हो सकता है, S ही पॉसिबल हो सकता है ना। क्योंकि P के लिए जो L की वैल्यू होती है, L बराबर क्या होता है, P के लिए 1 होता है। तो n बराबर 1 में, n बराबर 1 में तो L बराबर 0 होता है, L बराबर 0 होता है, तो क्योंकि L की वैल्यूज़ क्या आती है, 0 1 2 3 4 n माइनस 1 तक, तो n माइनस 1 यानी कि L बराबर 0 ही पॉसिबल। तो n बराबर 1 में खाली S ही पॉसिबल है। लेकिन n बराबर 2 की अगर बात करें तो वहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1 होती है, यानी कि यहाँ पे n बराबर 2 यानी कि ये तो हो जाएगा 2s और ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो 1s तो पॉसिबल है नहीं,
सॉरी 1p तो पॉसिबल है नहीं, 1s पॉसिबल है, फिर 2s भी पॉसिबल है, फिर 2p पॉसिबल है, लेकिन 1p पॉसिबल नहीं है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता। तो सीधा हम किसकी शेप पे आएंगे, हम सीधा 2p की शेप पे आते हैं, है ना। 2p का शेप अपन लेते हैं, 2p जो है उसके ऊपर आते हैं। तो 2p की देखो शेप कैसी होती है। तो 2p में n बराबर कितना है, 2 है, n बराबर 2 है। तो नंबर ऑफ टोटल नोड्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 1, यानी कि टोटल नोड्स कितने होने वाले हैं यहाँ पे, एक नोड ही होने वाला है। अब देखो L की वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे, एंगुलर नोड्स हो जाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर एंगुलर नोड 1 है, टोटल नोड 1 है। अगर मैं रेडियल नोड की बात करूँ, रेडियल नोड का वैसे फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1 था। तो n 2 है यहाँ पे, जो रेडियल नोड का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1 होता है। हालांकि देखो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड टोटल नोड होता है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड 1 है तो रेडियल नोड को 0 होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप वैसे भी कर सकते हो n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पे देखो तो रेडियल नोड कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो 2p की ऐसी शेप है, 2p की ऐसी शेप हमें मिलने वाली है कि अगर हम रेडियल डायरेक्शन में जाएं तो हमें कोई नोड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम एंगल को फिक्स करके अगर देखें तो हमें एक नोड मिलने वाला है। अब ये एंगल को फिक्स करने से हमें दो तरह के नोड मिल सकते हैं, एक तो नोडल प्लेन होता है और एक नोडल कोन होता है। तो देखते हैं कि कौन सा नोड हमें मिलने वाला है। तो अब देखो P की जो शेप होती है, P की शेप कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये x एक्सिस ले लेता हूँ मैं, ये y एक्सिस ले लेता हूँ, है ना, ये x एक्सिस ले लिया और एक ले लिया y एक्सिस। P में 3 पॉसिबल है, px, py और pz। तो उन्हीं पे आते हैं, px, py और pz के लिए। तो सबसे पहले जो px की शेप है, px की शेप, ये शेप होती है डम्बल शेप, इसको बोलते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप। जैसे s की जो शेप है ये तो थी स्फेरिकल शेप, s का जो शेप है ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप, है ना। इसका कैसा है, गोलाकार आकृति है, s का तो है गोलाकार आकृति। लेकिन जो p है, p का शेप कैसा है, डम्बल शेप है, डम्बल आकृति है, डम्बल आकृति है। अब डम्बल आकृति कैसी होती है, जैसे आपने जो जिम है, जिम गए हो तो आपने डंबल उठा के देखा होगा, तो डंबल की शेप ऐसी होती है ना, इस तरह से। तो इस तरह से px का शेप होता है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये आपका हो जाता है px का शेप। यानी कि जो डंबल है, डंबल के जो लोब्स हैं इनको बोलते हैं लोब्स। ये क्या है, ये है लोब्स, लोब्स, पाली, पालियाँ बोलते हैं इनको। और एक लोब अगर पॉजिटिव है तो दूसरा लोब का जो साइन है वो नेगेटिव दिया जाता है। एक लोब पॉजिटिव तो दूसरा लोब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इधर px हो गया, ये px का शेप होता है, x एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड रहता है px, और ये यहाँ पे ये शेप हो जाएगा। अब आप देखो रेडियल डायरेक्शन में दूर जाते हो, तो यहाँ से इधर जाते हो रेडियल डायरेक्शन में, तो आपको कोई नोड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये YZ अगर प्लेन देखो, जैसे मैं ये जो YZ प्लेन देखूं, इस YZ प्लेन में, क्योंकि देखो ये लोब्स जो है ये किधर है, x एक्सिस की तरफ है। आप इसको ऐसे विजुलाइज करना, जैसे ये x एक्सिस है तो ऐसे लोब ऐसे x एक्सिस की तरफ फैले हुए हैं, है ना। ये जो पंख है तितली के, एक तरह से ये तितली के पंख नहीं है, 3 डायमेंशन में ये डंबल है ना, जैसे डमरू होता है ना, डमरू, वैसी शेप है। तो ये डमरू किधर है, x एक्सिस के पॉजिटिव x और नेगेटिव x एक्सिस की तरफ फैले हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं YZ प्लेन की बात करूँ, y और z प्लेन, है ना, ये वाला जो प्लेन है, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये जो YZ प्लेन है, इस YZ प्लेन में हमें इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है YZ प्लेन में है ही नहीं, है ना। ये YZ जो प्लेन की बात करो, जैसे ये ऐसे होगा ना कोई YZ प्लेन, है ना, इस तरह से कोई जो YZ प्लेन है, ये क्या है, YZ प्लेन, YZ प्लेन। तो इस YZ प्लेन पे आप देख सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है या फिर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, तो इधर है और इधर है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये वाई जेड प्लेन जो है यही क्या होगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो पी एक्स में खाली एक नोडल प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होता है पी एक्स में। ठीक है, रेडियल नोड कोई नहीं है, ये लोब्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसी तरह से पी एक्स हो गया, और पी वाई और पी जेड की जो शेप जो है वो भी अपन बना लेते हैं। वो भी इसी तरह से सिमिलर होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि पी वाई जो है उसमें लोब जो है पी वाई एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, जैसे पी वाई और पी जेड की शेप भी बना लेते हैं। नेक्स्ट देखो शेप लेते हैं अपन, जैसे पी एक्स है तो पी वाई की शेप लेते हैं, तो पी वाई की शेप में लोब आ जाएगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये होती है पी वाई की शेप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और इसमें नोडल प्लेन देखो कौन सा हो जाएगा, ये एक्स है और ये जेड एक्सिस है, तो नोडल प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन जो होगा वो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं पी जेड की बात करूँ तो पी जेड कौन सा होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग इंक्लाइंड रहेगा, तो ये हो जाएगा पी जेड का शेप, ये प्लस ले लो ये माइनस ले लो। और इसमें जो नोडल प्लेन होगा ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन है ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर इस तरह से। यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन होगा ना इस तरह से, जो वाई जो जेड एक्सिस को काटता है वही क्या होगा, हमारा नोडल प्लेन होगा। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, जो वाई एक्सिस को बीचों बीच में से काटता है। ठीक है, इनको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, जैसे ये अपना हो गया, ऐसे 3 डायमेंशन में आप विजुलाइज करना है इसे ऐसे, है ना, ये जो है प्लेन वाई जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन ये नोडल प्लेन होगा। और इस केस में जो एक्स वाई प्लेन है ऐसे, ये हमारा नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स में भी एक नोडल प्लेन होता है, पी वाई में एक नोडल प्लेन और पी जेड में एक नोडल प्लेन हमें मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि हमने लिखा, जो नोडल एंगुलर नोड होगा, एंगुलर नोड में यहाँ पे नोडल प्लेन मिल रहा है, पी एक्स में एक नोडल प्लेन, पी वाई में एक नोडल प्लेन और पी जेड में भी एक नोडल प्लेन मिलेगा। तो ये होती है शेप पी एक्स पी वाई और पी जेड की। ओके, हाई बात समझ में। तो एस की शेप तो थी स्फेरिकल, और पी की शेप कैसी है, डम्बल शेप है, और डम्बल पी एक्स में एक्स के अलॉन्ग डम्बल होता है, पी वाई में वाई के अलॉन्ग डम्बल होता है, और जेड में पी जेड के अलॉन्ग यानी जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग डम्बल पाया जाता है। तो आज के लिए